नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयास है। सभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन और बहुत सारा प्रेम। जो आज का विषय है, देखा जाए तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बातें हम सभी लोग करते हैं, कभी विचार नहीं करते। तो आज इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर उसका शीर्षक देखा जाए तो युवाओं में बढ़ता असंतोष और अवसाद, कारण और निवारण। अब ऐसे तो गुरुजी कहते हैं जिसमें वायु है वो सभी युवा है। यहाँ पर थोड़ी सी हम परिभाषा बदल लेते हैं कि वायु सभी में है, अर्थात सभी युवा हैं, लेकिन वो युवा जो स्वनियंत्रण नहीं कर पा रहा है, वो असंतोष से ग्रसित है। हम लोग जिस उम्र में हैं, जिसको कहते हैं कि 35 प्लस हो गए, 40 प्लस हो गए, उनमें कहीं ना कहीं छोटा सा एक मैच्योरिटी आ गई है कि चलो जीवन को जैसे जीना चाहिए, कहीं ना कहीं हम सोच विचार कर ले रहे हैं। कुछ चीजों में हम लोगों ने सीख लिया कि छोड़ो छोड़ो, मतलब ठीक है, किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ी देर के लिए उस पर सोचा विचार किया और फिर लगा कि नहीं, सामने वाले को तो बदल नहीं पा रहे हैं, तो स्वयं को ही बदल लेते हैं, दूसरे के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। अच्छा, जब असंतोष की बात आते हैं तो असंतोष की परिभाषा क्या रहती है? आप किसे असंतोष कहते हैं? ये जो पहला पोर्शन है जिसको हम युवाओं में बढ़ते असंतोष की बात कर रहे हैं, उस पर थोड़े से विचार आपके चाहिए होंगे। आप असंतोष किसको कहते हैं? कई बार लोग कह देते हैं अगर हम संतुष्ट, फिर हमारा जो विकास है वो रुक जाएगा। तो हमें हमेशा क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा रहनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, जिज्ञासा अलग चीज है और असंतोष अलग चीज है। अब आप में से कोई भी जिनके घर में बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, बताइए असंतोष आप किसे कहेंगे? कोई भी व्यक्ति। जी, कोई भी व्यक्ति चैट में भी लिख के डाल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे जी आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइपिंग में आपको समय भी लगेगा। हाँ, तो जो लोग जो अपना अभिव्यक्ति बताना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। या ऐसे मान लीजिए कि आप कब महसूस करते हो कि हम संतुष्ट नहीं हैं? इसमें जो प्रतिभा है दीदी है। प्रतिभा दीदी, और मैं प्रतिभा दीदी। विक्की हाँ भैया को जी। भी अनम्यूट कर रहा हूँ इसमें। भैया आप भी अपना जो है मत जी। जरूर दें। विक्की भैया आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए। जी जी, प्रणाम। प्रणाम भैया। मुझे ऐसा लगता है कि असंतोष हम उसे कहते हैं जब हमें इनर पीस एंड हैप्पीनेस महसूस नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जो ये हमारी परिभाषा है भैया, क्योंकि हम इस चीज को सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की तरफ से जो जो हमसे छोटे हैं। ऐसे मानिए जिनको हम 19 20 20 से 25 के बीच में, जो हमारे बाद वाली पीढ़ी आ रही है, उसके लिए तो असंतोष जो आत्मिक शांति या जिसको कहते हैं जो आपने कहा इनर पीस नहीं है, तो आत्मिक शांति या आंतरिक शांति, ये तो हमारी आपकी भाषा हुई। आम जनता की भाषा में क्या है? हम और आप तो चीजों को समझना सीख गए हैं। बाबूजी का इतना मतलब। आम जनता की भाषा में दीदी यूं कहें कि जब उनकी लक्ष्य की प्राप्ति उनको नहीं होती है, जो उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षाएं हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इस वजह से वो उनमें असंतोष फैलता है। बिल्कुल। हाँ, ये आम व्यक्ति की भाषा है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। बच्चे को क्या चाहिए या बच्चे को क्या बनना है, ये बात हम आज सिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी पीढ़ी की बात करें, तो हमें याद है हमारे माता पिता ने हमको
सिखाया कि पढ़ते रहो, नौकरी करनी है, करियर बनाना है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान दे दो, आप हमेशा परेशान रहो, आप हमेशा चीजों के लिए हाय हाय करते रहो कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसको कह सकते हैं हमारे माता पिता ने हमको सिखाया कि आपको पास होना है, अच्छे नंबर आ जाए, मेहनत करो, नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा कि नहीं आप तो इस लायक हो ही नहीं। इसीलिए थोड़ा सा पीछे आए, हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी हमारे बाद वाली है, या हमारे घरों में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम अपने बच्चे को कभी ये नहीं कह रहे कि तुम क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम अपने बच्चे को ये बताते हैं कि पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसे करो। बच्चे का जब खुद से आप प्रतिस्पर्धा करा दीजिए, बेटे आज आपके इतने नंबर आए, थोड़ी सी मेहनत करो, कल इतने आएंगे। लगता है अगर हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बच्चे को एक मानसिक सुकून होगा कि हाँ मेरे माता पिता, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम उनसे कोई उम्मीद ना रखते हैं। बच्चे को भी समझ में आएगा कि हमें हमसे जो उम्मीदें रखी जा रही हैं वो हमें पूरी करनी है, लेकिन उम्मीदों पर दबाव बना देना ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक असंतोष पैदा करता है। होता भी क्या, अब आप दूसरा अगर इसका पहलू उठाएं, आरंभ में जब हमारा बच्चा छोटा होता है हम उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी कर देते हैं। हमने बच्चे को ना कहा ही नहीं कभी, जो बच्चे ने मांगा हमने वो दे दिया। बच्चे को उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया, उसको ये बताया ही नहीं कि बेटा समाज में आप वैसे स्वीकार नहीं किए जाओगे जैसे हम कर लेते हैं। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं आलोचना। हमने अपने बच्चे को उसकी आलोचना सहना भी नहीं सिखाया। और अगेन ये हमारा ही कहीं ना कहीं दोष है, जो आरंभ में सारी उसकी आवश्यकताएं पूरी की, उसकी सारी जिद पूरी की, और एक समय के बाद हमने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर सकते, या हमने कंडीशनल शुरू की, आप ये कर दो हम ये कर देंगे। अब उसमें बच्चा अगेन आप उसकी जैसी कोई मांग या उम्मीद पूरी नहीं करते हैं, बच्चा नाराज होने लगता है। तो और इसके अलावा उसके ऊपर जो पीयर प्रेशर है वो तो बनता ही है, वो भी हम उसको समाज में छोड़ रहे हैं। और बच्चे की बात बच्चे के मुंह से ना सुनकर पड़ोसी जो आके बता जाए या उसके समूह का व्यक्ति जो आके बता जाए, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। और आज की तो स्थिति हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे आप देखिए, मैं समझती हूँ 80% लोग या कहें परिवार जिनमें माता और पिता दोनों को ही किन्हीं कारणों से नौकरी करनी पड़ गई। अब इसे प्रेजेंट अगर हम अभी वर्तमान की परिस्थितियां लें तो वो लोग थोड़ा सा अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं जिनकी या तो सरकारी नौकरियां हैं या फिर दोनों लोग कमा रहे हैं, तनख्वाहें आधी आ रही हैं, काम पूरा हो रहा है। अब जब हम 9 से 5 नौकरी करते थे तब थोड़ा बहुत समय फिर भी बच्चे को दे देते थे, अब हम वो भी नहीं दे रहे हैं, बच्चे को एक तरफ कर देते हैं, भाई तुम जाओ, हमारा तो ये 24/7 की नौकरी हो गई। जब हम बच्चे को नहीं सुनेंगे तो बच्चे के अंदर जो एक अभिव्यक्ति है, जो चीज है वो अंदर इकट्ठी होती जाएंगी। वो सोचेगा मैं किससे कहूं जब कोई मुझे सुनने वाला ही नहीं। और आप अचानक से बच्चे से एक सवाल जवाब कर दो कि तुमने दिन भर क्या किया, तुम्हारा परिणाम ऐसा क्यों रहा, तुमने इतने मार्क्स क्यों नहीं लिए। बच्चा पलट के पूछेगा आपने समय दिया था, आपने हमसे बीच बीच में पूछा था कि हमारी जरूरत क्या थी। आज हम देखिए जरूरतें भी जो एक मानसिक होती है, जैसे बच्चे को सुनना भावनात्मक होती है, रात को आप पूरे दिन की उसकी बातें सुने और बिना किसी हस्तक्षेप के सुने, अच्छा है बुरा है जो भी उसका अनुभव रहा है उसको सुने, हम वो समय नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक भावना आती है असंतुष्टि की कि मेरा परिवार मुझसे उम्मीदें तो बहुत करता है लेकिन मुझे देता क्या है।
समय के नाम पर एक बढ़िया वाला फोन दे दिया, समय के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दिए और मुझसे कह दिया जाओ तुम अपना बर्थडे है या अपनी पार्टी है करो जाके। और ये हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में है। अब ये देखिए गाँव की तरफ भी है, गाँव में भी आप देखिए कि शहर, आपको बड़ा आदमी बनना है, हर जगह ये सिखाया जा रहा है, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। और बड़े आदमी की परिभाषा हो गई है आपके पास पैसा कितना है, आपके दरवाजे पे गाड़ी है या नहीं है। गुरुजी कहते हैं सफल बनो, सफल बनो मतलब अगेन ये नहीं है कि आप कमाओगे नहीं, आप कमाओ, एक जो छोटा सा दोहा है, साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कम से कम इतना कमाओ कि आप अपनी आवश्यकता पड़ने पर समाज की आवश्यकता को पूरा कर सको। और जब आप इस दिनचर्या में होते हैं कि मुझे कमाना तो है, थोड़ा बहुत बचाना भी है क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, इस प्रक्रिया में जब हम चलते हैं तो अपने बच्चों को भी थोड़ा सा समय दे पाते हैं। और हम बच्चों को वही सिखाते हैं, बेटे आपने सफल होना है। हमारी आपकी जो पीढ़ी जिसमें हम, मुझे नहीं लगता किसी के भी माता पिता ने कहा होगा कि बेटे आपने IIT में जाना है, आपने IEEE में जाना है। हाँ ये जरूर क्या है, फेल नहीं होना है, आपके अंक आने हैं, पास होना है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। शब्दों में अंतर है, माँ बाप ने हमसे कहा हम आप पर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो दिखता था, क्योंकि मेहनत करने के बाद चाहे वो हफ्ते के 2 दिन हो, चाहे वो हर रोज की शाम हो, वो हमें मिलती थी। आज की जो पीढ़ी है उसमें नो डाउट माँ बाप कह देते हैं हम कमा किसके लिए रहे हैं, तुम्हारे लिए, लेकिन क्या समय दे रहे हैं? कहीं ना कहीं हम बच्चे को आज बड़ा आदमी बनना सिखा रहे हैं कि तुमको ये वाला पद लेना है, तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, अगर तुम ये कर सकते हो तो सफल हो, अन्यथा तुम असफल हो। एक तो मैंने एक थोड़ा सा कहें तो विरोधाभास है, इंग्लिश पढ़ाती हूँ लेकिन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। हम लोग एक वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी काम की नहीं, जबकि भगवान ने जब भेजा है तो गुड फॉर नथिंग तो नहीं हो सकते, कुछ तो करेंगे, कुछ सोचकर ही भेजा होगा। चलिए हम समाज का कार्य नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम किसी पे भार तो नहीं बनेंगे। और वहां पे हम अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बन पा रहा है, कुछ नहीं मतलब बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा है या उसको एक बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, तो हम उसे कह देते हैं गुड फॉर नथिंग। और इससे बच्चे के अंदर एक फील आता है कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ तो मैं कर क्यों रहा हूँ। और जो अभी भैया ने कहा कि जो वो लक्ष्य बनाता है वो पूरा ना कर पाए तो उसके अंदर असंतोष है। एक बार विचार करके देखिएगा, क्या लक्ष्य वाकई में इंसान खुद बना रहा है या उसके आसपास के लोग उसका लक्ष्य बनवा रहे हैं। बच्चे को तो पता ही नहीं है कि बड़ा आदमी बनना क्या होता है जब तक हम उसे ना बताएंगे। हम उसका लक्ष्य बनवा देते हैं कि 10वीं में इतने प्रतिशत चाहिए, 12वीं में इतने प्रतिशत चाहिए, फिर इतनी जगह तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, तुम्हें वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद तुमको, हम तय कर रहे हैं, बच्चा नहीं तय कर रहा है। हमने बच्चे की जो उसकी अपनी योग्यता है उस पर तो विचार ही नहीं किया, बच्चा क्या चाहता है। और जब बच्चे की चाहत न पूछी जाए तो असंतोष तो होता है। और दूसरी स्थिति समझिए, माता पिता जो खुद बनना चाहते थे नहीं बन पाए, वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। यानी कि मेरा सपना जो मैंने अपने लिए देखा था वो मैंने बच्चे पे थोप दिया, बिना ये जाने कि मेरे बच्चे का ख्वाब क्या है। वहां असंतोष होता है। तो पहली चीज जो मुझे लगता है, आपको के अपने विचार होंगे, आप पैसा जरूर कमाइए, किसी ने मना नहीं किया है,
दिन का 1 घंटा ऐसा दीजिए जिसमें बच्चा खुलकर अपनी बात रखे, बिना ये सोचे कि मैं ये बात बताऊंगा तो मेरे माता पिता का उस पर रिएक्शन क्या होगा। जहां बच्चे को कह देते ऐसा ऐसा कैसे कर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? बच्चा है, उससे हर तरह की उम्मीद रखो, वो सही भी करेगा, वो गलत भी करेगा। हम और आप किस लिए हैं? समय समय पर जो उसके आसपास झाड़ियां इकट्ठी हो रही हैं उनको छाटेंगे, एक सही आकार देंगे, लेकिन उस आकार को देने के लिए उसे पहले फैलने तो दीजिए। जब तक वो फैलेगा नहीं, आपको उसकी कमियां नजर नहीं आएंगी, और आपको फिर वो कमियां कोई और बताएगा। वो समाज में जाके कैसा व्यवहार करेगा, वो आपके पास शिकायतों के रूप में आएगा, तानों के रूप में आएगा, और तब आप अपने बच्चे को फिर से डांटेंगे, बच्चा घर से कटने लगेगा। तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बच्चे को पैसे से समय का कंपनसेट मत कराइए, बच्चा आपका समय मांगता है। और आप देखिए, पहले हम लोग जो सुबह होता था ना कि सभी लोग चाय नाश्ता एक साथ करेंगे, अब चलिए दोपहर के भोजन की तो व्यवस्था खराब हो गई है, कोई सभी लोग नौकरियों पर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल में व्यस्त होते हैं। पहले होता था कि बच्चे टाइम से घर 1-1:30 बजे तक घर आ जाते थे, पिता नहीं तो कम से कम माता के साथ भोजन हो जाता था। अब तो बच्चा भी भागा भागा आया, कई बार नहीं भी आता है, हम उसके साथ 3-4 टिफिन रख देते हैं, भाई ये फ्रूट लंच है, ये एक आपका नॉर्मल लंच है, खा लेना, वहीं से सीधे अपने कोचिंग ट्यूशन चले जाना। भाई कोचिंग ट्यूशन 9th तक से तो समझ आती है, हम बच्चे को पहली दूसरी तीसरी में कोचिंग भेजना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, मेरा नहीं पढ़ता। यानी कि वो जो 1 घंटा इसमें हम बच्चे के साथ बैठकर पढ़ा सकते थे, हम बच्चे की मानसिक स्थिति जान सकते थे, हम बच्चे का जब हम पढ़ाते तो बच्चा बहुत सारी चीजें बता देता है, हम उसके अंदर क्या चल रहा है वो जान सकते थे, उसकी मानसिक योग्यता जान सकते थे। हमने वो 1 घंटा भी गवा दिया उसका। बच्चे को खेलने कहाँ, चलिए अभी तो कोरोना काल चल रहा है, नहीं सकते, हमने बच्चे का प्रकृति से नाता तोड़ दिया। तो सभी लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि बच्चे पर दबाव मत बनाइए, बच्चे को खुलकर जीने दीजिए। हाँ, आपकी नजर, आपकी वॉच जरूरी है, और देखिए, और बच्चे को ना भी सिखाइए, बच्चे को अपनी आलोचना स्वीकार करना सिखाइए। उसको बताइए आप हमारे लिए बहुत प्यारे हो सकते हैं, या है, हो सकते हैं तो नहीं कहना चाहिए हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, लेकिन समाज आपको वैसे ही स्वीकारे जैसे हम स्वीकारते हैं, नहीं होगा। सामने वाले को सुनना सीखो, फिर घर से ही होगा। घर में माता पिता एक दूसरे को सुनते हैं तो बच्चा देखता है मेरे माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बाकी रखते हैं, कहते सुनते भी हैं। ऐसे ही बच्चे को आजादी दीजिए कि वो अपने मन की बात कह पाए, अपने सपने बच्चों की मत लाइए, बच्चों को बताइए उनको क्या करना है, लेकिन उससे पहले जानिए बच्चा क्या चाहता है। और जब बच्चे को घर में जगह मिलने लगेगी, जब बच्चे को ये महसूस होने लगेगा कि नहीं मैं अपनी हर बात कह सकता हूँ, तो जो असंतोष है थोड़ा सा कम होगा। बच्चे की प्रतिस्पर्धा खुद से करवाइए, पड़ोसी के बच्चे से नहीं। जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे जैसा मेरा बच्चा कैसे बन सकता है। जो गुरुजी कहते हैं ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हमने उसे उल्टा कर दिया, हम सुधरे न सुधरे हम युग को सुधार के रहेंगे। तो नहीं भाई, पहले हम अपने को सुधार लें, अपने घर के बच्चे को सुधार लें। एक छोटा सा आपको उदाहरण दें, कल नहीं बीते कल से भी पिछले कल में बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ एक पांडे जी हैं, कुछ ऐसे ही बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची 9 वर्ष की है और मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मेरी बच्ची पूजा नहीं करती। उसे कहो प्रसाद चढ़ा दो तो वो अनमने ढंग से बैठती है और प्रसाद रखा और चली जाती है। मैंने उनसे पूछा कभी कारण जानना चाहा उस बच्चे ने क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाया? क्या आपने कभी बच्चे को वो मतलब मैं आपको उनका नेचर बता दूं, बहुत ज्यादा बोलते हैं,
कई बार वो ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता। यही मुझे लगता है उनके घर में होता होगा। वो अपनी बिटिया को बहुत प्रवचन देते होंगे, बच्चा ही तो है, छोटा सा दिमाग है, नहीं सुन सकता आपके प्रवचन, वो आपकी थोपी हुई चीजें नहीं सुन सकता। आप उसको बस बता दीजिए बेटे हम ये करने जा रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ जोड़ेगा। लेकिन प्रवचन के साथ जोड़ोगे, फोर्स के साथ जोड़ोगे, जुड़ तो जाएगा लेकिन शरीर से, मन से नहीं। और हमें बच्चों को मन से अपने पास लाना है। शरीर से वो कहीं भी रहें, जैसे हम सभी लोग नौकरियां बाहर कर रहे हैं, शरीर से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, दिमाग से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मन से घर में क्या होता है हमें एहसास हो जाता है, क्यों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हफ्ते में एक बार जरूर फोन करते हैं पूछने के लिए क्या है, कैसा है, सब ठीक तो है। क्योंकि अब या कभी कभी बीच में भी कर लेते हैं, जब एक फील आती है कुछ कुछ गलत हो रहा है, तो बच्चों को जोड़िए, ना कि उनके ऊपर अपने आप को थोपिए। अब इसी असंतोष से बढ़ता है हमारा अवसाद। भैया मुझे हाँ बिल्कुल भैया, ये वही चीज, हमने बच्चे को एक आईना दिखाया कि अगर आप भौतिक रूप से समृद्ध नहीं है तो आप समृद्ध नहीं। और जो अभी आरंभ में कहा था कि हमें और आपको तो सिखाया ही नहीं गया था पैसा कमाना है, वो तो भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन कि हम सभी लोग ठीक ठाक कमा खा रहे हैं। और आप देखिए जो इस तरीके की, जो हमारी आपकी वाली पीढ़ी है, जो थोड़ा सा अपने परिवारों से जुड़ी है, या जिनको परिवार में वो माहौल मिला, उन्हें इस कोरोना काल में कोई तकलीफ नहीं हुई कि नमक से रोटी खानी पड़ रही है या घर से निकलने को नहीं मिल रहा, नहीं, ठीक है, आपने घर में बंद कर दिया, हम घर में बंद हो गए। हाँ, ये नहीं कहूंगी गुस्सा नहीं आता, आता है, क्योंकि हमारी क्षमता से ज्यादा हमसे अब मांगा जा रहा है काम के रूप में। और हमें पुनः ये सोचना चाहिए, आज की डेट में हमारे पास कोई सरकारी नौकरियां तो है नहीं जो पद प्रतिष्ठा ताउम्र बना रहेगा, प्राइवेट है। आप जब जब बदलोगे तब तब अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो बच्चों को बजाय ये बताने के कि तुम आईआईटी निकालो, जी निकालो, मेंस निकालो, एमबीबीएस करो, मतलब नीट निकालो, आईएएस पीसीएस की कोचिंग करो, नहीं भाई, तसल्ली से 10वीं 11वीं 12वीं कर लो, क्या विचार है वो बताओ, हम भी उनको बताएं कि बेटे ये फील्ड है, आप अपना इंटरेस्ट पहचानो, आप क्या बनना चाहते हो, उसके अनुसार आप तैयारी करो। तो वही स्वयं से स्वयं की प्रतिस्पर्धा। मैं ये पूछूं खुद से कि आज मैं यहाँ पर हूँ, तो 5 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद मैं अपने आप को कहाँ स्थापित करना चाहूँ। जैसे अगेन हम सभी लोग कहीं ना कहीं से अपने आप से ही तो कंपटीशन करके आए हैं, वरना सोचिए हम सब साधारण घरों से हैं, गांव से सभी जुड़े हुए हैं। थोड़ा था कि नहीं हमने ये पढ़ना है, करियर बनाना वहां भी नहीं था। मैं अगर बात करूं तो मेरे दोनों भाई बहन विज्ञान क्षेत्र के हैं, मेरा विज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे गणित के नाम पर बुखार चढ़ जाता था, जिसको कहते हैं ना वॉमिटिंग, सब कुछ। वो मेरी अपनी एक उस समय एक जिद थी कि नहीं, मैंने तो अंग्रेजी पढ़नी है, मुझे नहीं आता गणित को पढ़ना। उस समय भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कहीं जाके नौकरी करूंगी। मैंने एक छोटी सी ख्वाहिश थी, वो भी मेरी थी, बीएड कर लूं, कर लिया। आज वो बीएड में कहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कर लिया। जिस समय पीएचडी भी था, घर में मम्मी डैडी को लगता था कि पीएचडी थोड़ा होता भी है कि लड़की है कहाँ भागेगी, पता नहीं कैसा सुपरवाइजर होगा, ये एक आम धारणा हर घर की है। उस समय भी मेरी जिद थी नहीं, पीएचडी करनी है। नाम के साथ एमबीबीएस वाले तो डॉक्टर हो नहीं पाए, सोचे तो नाम के साथ ऐसे ही डॉक्टर लगा लेंगे। सिर्फ कुछ चीजें चाहिए थी। आज बात कुछ ऐसा रहा कि वो जो भैया ने कहा ना, संघर्ष हर एक के जीवन में होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। उस संघर्ष ने तोड़ा नहीं,
उस संघर्ष ने एक जिद दी कि मैं क्यों नहीं। जब दुनिया कर सकती है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने अपने नीचे परेशान रहा, और वो मेरा खुद से था कि भाई मैंने बीएड किया है, मैंने पीएचडी किया है, प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाएंगे, इंटर कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, गुरुजी का आप सबका आशीर्वाद है कि चलो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी किसी यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मैंने जो चाहा। मेरे माता पिता ने क्या चाहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि तुमने ये बनना है। मैंने जरूर सोचा था कि एक सोच थी कि व्हाइट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन में व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी क्योंकि ड्रेस कोड था। नाम के साथ डॉक्टर चाहिए था, भाई कोड नहीं आया तो डॉक्टर तो आ गए। पढ़ाना है एक ख्वाहिश थी, कभी ये नहीं सोचा था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। पता नहीं हो गया, शायद आप सभी का आशीर्वाद था। तो भौतिकता आपके पास खुद से आएगी जब आप परिवार से एक गाइडेंस लेके चलते हो और परिवार आपको सहयोग देकर चलता है। तो बेहतर ये होगा कि हम बच्चों को बजाय पैसा कमाना सिखाएं कि आपको इतना बैंक बैलेंस बनाना है, हम बच्चे को बताएं बेटे पहले पढ़ लिख लो, मानसिक रूप से समृद्ध हो जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। और सफल वो है जिसने घर में 2 वक्त की रोटी बिना किसी तनाव के खा ली। ऐसा ना हो कि जब दांत थे तो चने नहीं, और जब चने हुए तो दांत नहीं। हम पैसा कमाते रहे, जीवन को जीना भूल गए। तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को सफल होना जरूर सिखाइए, लेकिन वो सफलता का मापदंड उसके नंबर नहीं, वो सफलता का मापदंड पड़ोसी के बच्चे से ऊपर जाना नहीं, अपने आप से ऊपर जाना। बच्चे को खुलकर बोलने दीजिए, बच्चे को सुनिए, जहां पर वो गलत है वहां समझाइए, बजाय इसके कि ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। जरा सोच कर देखिए कि जो आपसे कहा गया आप बच्चों से कह दोगे, और जनरली जो हमें मिला वो हम आगे पास कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। हमारा आपका वातावरण कुछ और था, इन बच्चों का वातावरण कुछ और है। हमने और आपने बचपन से सामंजस्य सीखा, क्योंकि हम लोग रहे हैं ऐसे परिवारों में जहाँ चाचा ताऊ सब आते जाते रहते भी थे। तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक था सामंजस्य बिठाना है। मेहमान आ गया है तो हम अपने अपने कमरों में ना सो के बरामदे में सो जाएंगे, भाई मेहमान को कमरा देना है। आज आप बच्चे से कमरा नहीं छीन पाते हैं, क्योंकि हमने उसको सामंजस्य नहीं सिखाया। हमने बच्चे को अपने कमरे में नहीं आने दिया, नियम बना दिया नॉक करके आओगे। बच्चे का अपना घर है, उसे वहां आजादी से घूमने दीजिए, वहां नॉक की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसको। हमने नियम बना दिया आपको डाइट चार्ट फॉलो करना। क्यों भैया, मशीन नहीं है, इंसान है, खाने पीने दीजिए। हमने उसका नियम बनाया, इतने बजे उठ के इतने बजे ये कर लेना है, फिर आपको कोचिंग जाना है, खेलने जाना। अरे ठीक है, आपने नियम बनाया, अच्छी बात है, बच्चा नियम में जीना चाहिए, लेकिन वो नियम गले की फंदी फांस से नहीं बनना चाहिए। इसे हम अगर अपनी श्रद्धा, जब हमारा मन होता है हम बहुत अच्छे से पूजा कर लेते हैं, मन वही बंधन कर दीजिए, आपको इरिटेशन होता है और फिर आप पूजा नहीं करते हैं, आप दिया जला के धूप बत्ती घुमा के निकल लेते हैं। तो बच्चे के अंदर भावना वो मन से काम करे। उसे ये मत कहिए 2 घंटे पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, आधे घंटे में पूरा कर लो तुम्हारी मर्जी है, 2 घंटे में कर लो तुम्हारी मर्जी, पढ़ना है। और आप कहेंगे मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठो, तो जो पहला पन्ना खुला होगा 2 घंटे के बाद भी वही पन्ना खुला रहेगा। बच्चे को थोड़ा सा अभिव्यक्ति की, जीने की आजादी दीजिए, उससे जुड़ने का प्रयास करिए, उसको समय दीजिए, ना कि उसका जो समय है जो वो कहने आया था, बजाय उसकी बात सुनने के हमने अपने दिन भर का जो टेंशन है उस पर उड़ेल दिया, उसको ये कह के हटा दिया हमारे पास और भी काम है, तो वो बच्चा आपके पास नहीं आएगा। तो ये सारा असंतोष फिर बढ़ता है हमारे अवसाद की तरफ।
भैया एक बार मुझे शेयरिंग की परमिशन दे दीजिए। जी अमन दीदी, भैया। जी दीदी, मैं शेयरिंग का परमिशन दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आंसर आएंगे दीदी अपन लास्ट में ले सकते हैं, क्योंकि बीच में फ्लो टूट जाएगा तो फिर थोड़ा जी जी दिक्कत होगी। जी जी ठीक है जी दीदी, जी मैंने जी कर जी। दिया, आप शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं अवसाद की। अवसाद, डिप्रेशन हर इंसान में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी का समझ आ जाता है और किसी का समझ नहीं आता है। दोनों में अंतर है। दुखी होना एक एक पल है, आप थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और उसके बाद आप खुश भी हो जाते हैं। जैसे सुख और दुख कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप आज खुश हैं, कल दुखी होंगे, और अगर इनमें से कोई एक चीज आप हटा दीजिए तो आपको दूसरे का महत्व नहीं समझ आएगा। तो ये कनेक्टेड है। लेकिन अवसाद क्या है? जो कंटिन्यूअस में रह जाए, जिसको मतलब अब थोड़ा अवसाद आपकी अच्छी वाली हिंदी हो जाती है, हम लोग तो डे टू डे वाले हैं, हम लोग डिप्रेशन कह सकते हैं। हर आदमी कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। कभी सोचा है जब डिप्रेस होते हैं तो हालात कितने खराब होते हैं? और पुनः हम कहेंगे उस डिप्रेशन के लिए कोई और नहीं जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार हैं। ये देखिए, एक जो काली सी, ये आप उल जलूल चीजें देख रहे होंगे, ये चीजों का इकट्ठा हो जाना, ये डिप्रेशन है। आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, बहुत कुछ बनना है, और उस बहुत कुछ बनने के चक्कर में हम कुछ नहीं बने। हमने अपने आप को औरों से तो जोड़ा लेकिन खुद से नहीं जोड़ा। जो हम लोग बात करते हैं कि योग करना चाहिए, योग शरीर को चलाना ही योग नहीं है, खुद से खुद को जोड़ना वो योग है। तो आप देखिए, हम में से मतलब WHO खुद कहता है कि जो 30 करोड़, ये पुराना डिटेल है, करंट का नहीं है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें बहुत सारे लोग अवसाद से परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड अगेन सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, तो भी आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ेगा। और ये आता कब है? मतलब शुरू में जो आपको बताया, पहला हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, और मानसिक स्वास्थ्य तभी आएगा जब आप परिवार से जुड़े होंगे। हम में से बहुत सारे लोग परिवार में रहकर भी परिवार से नहीं जुड़े हैं। इसका कारण मनमुटाव सोचे हो, नहीं, जरूरी नहीं है कि मनमुटाव है इसलिए नहीं जुड़े हैं। ये जो ऊपर वाले की कृपा से इंसान जमीन पर आया, और उस इंसान ने अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए। अब आप देखिए, जो बात हो रही थी कि हम लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इंसान 2 मोबाइल 4। जो हम आमने सामने बैठकर चाय पर, खाने पर बात कर लिया करते थे, हम लोग जो कहते थे वो चाय पीकर आते हैं, वो चाय पीना पर्पस नहीं होता है। पर्पस होता है यार उतनी देर ये जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिन्होंने हमें बांध लिया है, उनसे दूर हटेंगे, चाय पिएंगे, चाय पर चर्चा, बात करेंगे। आप वैसे देखिए, अभी जो पिछले हम लोग 6-7 महीनों से तो एक्सिस में है, सिस्टम बंद होता है, फोन मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। घर वाले अगर कुछ कहना, मीटिंग चल रही है, रुको, फलाने ईमेल का जवाब देना है, तो हम इनमें बंद गए, धीरे धीरे हम कटने लगे। आज हम परिवार में बैठकर फोन पर बातें करते हैं, मैसेजेस ड्रॉप कर देते हैं। पहले होता था हम मिलने जाते थे, भाई बहुत दिन हो गए हम उससे मिले ही नहीं, अब फोन पर हालचाल ले तो लिया। तो जो एक फैमिली सपोर्ट होता था वो हमारा खत्म होने लगा। आप सोचकर देखिए, मैं अभी कह दूं फोन पर, कोई मुझे फोन करे मेरे मतलब मेरे टेंस सिचुएशन में, क्या हाल है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा हाल बुरा है, बढ़िया चल रहा है, एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया, मेरे एक्सप्रेशन किसी ने नहीं देखा। तो बहुत जरूरी है कि वही परिवार से जुड़े,
और आज की डेट में एक तो वैसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली है, एकाकी परिवार है, माता पिता बच्चे, दादी बाबा का सहयोग कई बार हम नहीं ले रहे हैं, दोनों तरफ से कई बार वो नहीं ले रहे हैं। बच्चे को अच्छी बातें या हम जो कह सकते थे नहीं कह पा रहे हैं, किससे कहें, क्योंकि सामने कोई सुनने वाला नहीं है। तो और उसके बाद एक डर होता है, मैंने कह दिया तो सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, उसको बुरा ना लग जाए। सोचकर देखिए कि आप सभी को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद में खुश नहीं है वो दुनिया को खुश करने का ठेका लिए बैठा है। जिसे खुद को सबसे ज्यादा चीजें बुरी लग रही हैं वो दूसरों के बारे में सोच रहा है उसे बुरा ना लग जाए, वो दूसरे को खुश करने के लिए, वो दूसरों को बुरा ना लग जाए करने के लिए अपना बुरा कर रहा है, अपने आप को दुखी कर रहा है, बीमार हो रहा है। एक वक्त आ रहा है कि वो दुनिया में शून्य बनकर रह गया, दुनिया तो छोड़िए परिवार में वो बोझ बनकर रह गया। लोग कहते हैं भगवान कब या तो ये ठीक हो जाए या ये चला जाए, और उसके लिए जिम्मेदार हम। एक वाक्य, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, अंत में कहेंगे राम नाम सत्य है। किसको क्या पता कौन कहाँ कैसे। आप तब तक चर्चा का विषय रहेंगे जब तक आप कुछ कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है आप अच्छा ही करें। अभी जो बात हुई कि आप ये सोचो कि आप हर व्यक्ति को खुश कर सकते हो, नहीं। जो व्यक्ति खुद को नहीं खुश कर सकता वो किसी को खुश नहीं कर सकता। अभी जो एक जो सर्वे हुआ उसकी अगर हम लोग बात करें तो 2030 तक एक लक्ष्य है कि लोग स्वस्थ होने चाहिए। जो पहले भी अभी जब हम लोग संतोष की बात कर रहे थे कि अभिव्यक्ति, इंसान चीजों को ना दबाए, अभिव्यक्त करे, और जब वो आजादी नहीं है तो हम लोग डिप्रेस्ड हैं। और एक जो WHO बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है उसके तो खैर प्रमाण है। हम वैसे भी सोचें, जो धीरे धीरे आंकड़ा, हम आत्महत्या की बात करें या हम बीमारियों की बात करें, जो भी आप मान लीजिए, ये बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों को समय नहीं दे रहे। लक्ष्य जरूर हम बना रहे हैं कि 2030 तक एक प्रयास होगा कि सबको स्वस्थ रखें। स्वस्थ कैसे रखोगे? मेरे कोई सरकारी स्कीम बना देने से स्वस्थ नहीं हो जाएगा। जब तक कि मैं खुद स्वस्थ होना ना चाहूं तो कोशिश करिए कि लोगों से आप मिलें। अच्छा, जो अभी हम लोगों की बात करें, कई बार आप सभी लोग सोशल साइट यूज करते होंगे, मैं भी करती हूँ खाली टाइम में, जब लगता है कि देखें क्या हो रहा है। तो आपके फेसबुक पे आता है चेक करो आप डिप्रेस्ड हो या आप दुखी हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर दीजिए। आप अपने आप को एक बार समझ सकते हो, चलो उन्हें भी मत दो। एक बार खुद से सोचो, क्या आपका क्या मन करता है, आप क्या महसूस करते हो? क्या वाकई में आपने पूरे 24 घंटे में अपने मन का कुछ किया? नहीं किया। हम सुबह निकले, शाम को वापस आए, दूसरे के लिए जीते जीते चली गई। और इसीलिए हम में से हर व्यक्ति थोड़ा और ज्यादा डिप्रेस है। कई बार वही ये डिप्रेशन दिख जाता है, कई बार ये डिप्रेशन नहीं दिखता। जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, जब हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, तो ये डिप्रेशन है। जब हम लोगों पर भार बनने लगते हैं तो ये डिप्रेशन है। जब हम अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरे के निर्णयों पर चलने लगते हैं, तो भी डिप्रेशन। तो कहीं ना कहीं, और ये थोड़ा और ज्यादा सभी में जो हम लोग बात कर रहे थे वो है। अगेन, जो भैया ने कहा कि जो भौतिक सफलता है वही हमारी आज की सफलता का मापदंड है, तो ऐसे भी तो सोचिए, सुख और दुख तो आना जाना है। आप हमेशा सफल होते रहेंगे तो सफलता को कभी कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। असफल होकर जो सफलता मिलेगी आप उसे एंजॉय करोगे। अब जैसे अगर पूरे टाइम दिन रहे तो आपके लिए दिन का कोई महत्व नहीं है, अगर पूरे टाइम रात रहे तो आपके लिए रात का कोई महत्व नहीं है, हर समय दिवाली रहे तो दिवाली का महत्व नहीं है। तो ऐसे ही हर चीज जरूरी है, सफलता भी असफलता भी जीवन है। आप जब असफल है, जायज सी बात है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, दुख होगा, लेकिन वो दुख
क्यों ना हम लोगों से शेयर कर दें, उस दुख के निवारण के बारे में काम करें, ना कि उस पर सोचें। तो दुख एक अलग चीज है और डिप्रेशन अलग चीज। दुख छोटे समय का है, आप उससे उबर जाते हो, लेकिन डिप्रेशन बहुत लंबा होता है। एक ऐसी सैडनेस, एक ऐसा दुख जिस मतलब वो दुख ऐसा जिसके लिए आप कहते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ। जब आप अपने आप को गिल्टी फील करने लगे, आप अपने आप को गुनहगार मानकर अपने आप को कोसने लगे, वो आपका डिप्रेशन है। और अगेन पहले भी कहा, आप हर काम नहीं कर सकते, हमारी आपकी कुछ सीमाएं हैं। वही हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेना। गुरुजी की जो पुस्तक रहती है हारिए ना हिम्मत, वो यही चीज है। ठीक है, खराब हो रहा है फिर भी हम प्रयास करेंगे। हर नकारात्मकता में सकारात्मक भाव लाना, वो आपके मैंने नहीं किया, सोच लिया क्योंकि पहले असफल हो चुके हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि फिर असफलता हाथ लगेगी, तो आप पुनः वही एक गड्ढे में गिरते चले जा रहे हो। किसी ने कहा आप गुड फॉर नथिंग है और आपने मान लिया। धीरे धीरे आप मानते ही चले गए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक ये वाक्य अगर किसी इंसान के अंदर बिठा दिया जाए तो वो इंसान कभी उबर नहीं पाता और वो धीरे धीरे वही डिप्रेस होने लगता है। तो कोशिश करिए कि किसी के भी अंदर ये भाव ना आने दो कि आप गुड फॉर नथिंग हो। आप गुड फॉर एवरीथिंग नहीं हो सकते, पर गुड फॉर समथिंग तो हो। दरवाजे पर अगर आप बैठे हैं, गुड फॉर मतलब आप घर के किसी काम नहीं आ पा रहे, आप समाज के काम नहीं आ पा रहे, लेकिन आपको उठा के दरवाजे के बाहर बिठा दिया गया कि भाई आपको यहाँ बैठना है, यही सोना है, यही खाना मिलेगा, लेकिन जागृत अवस्था में बैठना है, तो भी तो वो गुड फॉर समथिंग है। बाहर से आने वाला लगा इस घर में घुस नहीं सकते, दरवाजे पे ही बंदा बैठा है, आसान नहीं है, हर समय नजर रहती है, आप गुड फॉर समथिंग हो गए। आपको व्यक्ति को बताना है आप क्या क्या कर सकते हो। ये बहुत आसान है किसी से कह देना आप कुछ नहीं कर सकते, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान में कमियां है। हम दूसरे का आईना बनते हैं, अपना आईना नहीं बनते। जैसे कई बार इस समय जो जहाँ पे मैं हूँ, कुछ मतलब दिन में शायद 4-6 मैसेज तो मुझे अपने ग्रुप में मुझे ही डालने पड़ते हैं। तो पीपल यूज्ड टू से स्वीट अर्चना मैडम, मैंने कहा गलतफहमी है, मैं बिल्कुल स्वीट नहीं हूँ, मुझे पता है मुझसे बड़ा दुष्ट इंसान कोई नहीं है, तो मुझे पता है, मुझे मतलब वो चीजें नहीं जाननी, मुझे अपना क्रिटिसिज्म पता है। मेरे मुंह पे मुझे नहीं कह सकते मैं खराब हूँ, पर मुझे पता है। आप मुझे स्वीट कह रहे हो, मुझे पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, मुझे अपने आप को वैसे ही आपको बताना भी है। तो कोशिश करिए आप अपने आप को जाने और अपने आप को इस स्तर तक ले जाने की कोशिश करें। किसी को ये कहें कि आप गुड फॉर नथिंग है, आप खुद भी महसूस न करें आप गुड फॉर नथिंग है। और अगर जब बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, तो वही चिंता और तनाव। आप चिंता करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ चिंता करिए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, होगा होना जाना कुछ नहीं है। वो चिंता में से याद जाना हटा दीजिए, आप खुद से तैयार करते हैं। और आप एक सुबह का शब्द इस समय है नहीं कहना चाहिए, सिर्फ चिंता 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 और कुछ नहीं। तनाव लेना, अनावश्यक तनाव लेना, आप जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ एक चीज याद रखिए कि आप कोई भी कार्य करने का एक माध्यम है। जो गुरुजी की पुस्तक में से पिछले शनिवार 4th और 5th की बात हुई थी, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि आप भगवान के कार्य में सहयोग करिए, सहभागी बनिए। तो भगवान ने जो नियत किया है, जो तय किया है, आप उसे करते चले जाइए। अच्छा या बुरा छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी प्रॉब्लम क्या है, अच्छे के लिए तो हम पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, हम ही जिम्मेदार,
मैंने किया, आई डिड दैट। बुरे के लिए मैंने नहीं किया, परिस्थितियां जिम्मेदार थी, ऊपर वाला चाहता ही नहीं था, लोग नहीं चाहते थे। ये भी जिम्मेदारी हमें ही है। अच्छे के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो बुरे के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। जो खराब मुझसे हुआ उसे ठीक मैं करूं, वो एनालिसिस करूं, विश्लेषण करूं, चिंता ना करूं उस पर। कहां पर मुझसे भूल हुई है मैं उसे सुधारूं, बजाय इसके कि हाय मुझसे हो गया अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया, आगे के बारे में सोचो। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है, अच्छा किया तो ऊपर वाले ने किया, बुरा किया तो ऊपर वाले ने किया। ना मैंने अच्छे का क्रेडिट लिया, ना मैंने बुरे के लिए किसी और को दोष दिया। मैंने तो सिर्फ वो किया जो मुझसे करवाया गया। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, अकेले रहना बंद कर दीजिए। वैसे तो ज्यादातर लोग इन डिब्बों में आजकल बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अकेले मत रहिए। आपका अकेलापन आप कहीं ना कहीं और अपने आप को कभी भी नहीं है, आपको भरपूर खाना खाइए, लोगों से मिलिए, अच्छा है बुरा है मिलिए, जरूरत नहीं रहेगा, पहले अपने बारे में सोचिए। तो कम से कम आप ना किसी से के बारे में गलत कहिए, ना किसी को किसी की कही गलत बातों को दिल पर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, अगर हम लक्षणों की बात करें तो वही जो बात हुई, रेगुलर थिंकिंग, सोचते जा रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत टेंशन में आ गए, एक पूरा आपने चार्ट बना लिया, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही करना है। नहीं भाई, इंसान कोई भी चीज छूट जाएगी फिर वो आपको टेंशन देगी। नेगेटिविटी को बुलाना मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ने किया, मैं कोई काम करने चल रहा हूं, मैं पहले से उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ले लूं। भाई क्यों, मरने से पहले क्यों मर जाओ, काम पूरा होने से पहले क्यों अपने आप को मान लो कि मैं असफल हो गया। और असफल कोई नहीं होता, सफलता के जो मापदंड है उसमें थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन असफल नहीं होता कोई भी। फेल होने वाला भी फेल नहीं होता। 3 घंटे बैठने की सफलता ली है उसने, वो कैसे बैठा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है कि कुछ नहीं आता था लेकिन फिर भी बैठा, नहीं ले पाया, बैठा था। वो 0 तो आया, और 0 आता नहीं है, 1 आया। हाँ, मेहनत में कमी थी। तो असफलता कहीं नहीं होती है, सिर्फ सफलता के पैरामीटर्स, मापदंडों में कमी होती है। कई बार हम अपने बारे में बहुत गलतफहमियां पैदा कर लेते हैं, तो गलतफहमियां मत पैदा करिए, खुद को पहचानिए, काम में मन लगाइए। कई बार जैसे हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी, तो मेरा मानना है बेरोजगारी है ही नहीं कहीं। हम लोग कहते हैं बेरोजगारी नौकरी का न मिलना, जबकि वास्तविकता ये है काम करने की इच्छा का ना होना बेरोजगारी है। काम करिए, छोटा बड़ा कैसा, व्यस्त रखिए। और जब आप कहें कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अंदर से घुल रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो। और चिड़चिड़े भी आप तभी होंगे जब आपके विचार नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, ये सारे छोटी छोटी सी चीजें हैं। ध्यान देंगे तो वही, हम सब कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, हमारे चेंजेस आ रहे हैं
मन में अभी ये कर लूं, 10 मिनट बाद ये कर लूं, प्लानिंग चेंज हो रही है, हम स्टिक नहीं हो पा रहे अपनी प्लानिंग के लिए। हमारा व्यवहार जो एक सेंटेंस अभी कहा था ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिना सोचे समझे हमने रिएक्ट कर दिया, बिना परिस्थितियों को जाने हमने रिएक्ट कर दिया। आपको अच्छा लगता है अकेले रहना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप खुश रहना ही नहीं चाहते हैं, आपने जैसे कसम खा ली नहीं मैंने तो दुखी रहना है, मतलब खाना अच्छा बना है फिर भी मैंने कहना बहुत खराब खाना है, मुंह बना के खाना खाना है। यार छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, अननेसेसरी स्ट्रेस। मेरा मन नहीं है बोलने का, क्यों नहीं है बोलने का? भगवान ने मुंह दिया है, दिमाग दिया है, इतनी अच्छी प्रकृति दी है, चलो यार अच्छा नहीं बोल पा रहे, कुछ तो बोलो, हालचाल ही पूछ लो। डर लगना, सबसे बड़ी समस्या डर लगना। डर किस चीज का? असफल हो जाने का। तो असफल हो जाना कोई डर नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक विचार है। चल लक्षणों की बात करें, सिर दर्द 6 महीने में आम परेशानी है। लगातार जिसको सिर दर्द हो रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। घबराहट हो जाना, खाना ना खा पाना, वॉमिट हो जाना, उल्टी हो जाना, आप इजीली श्वास नहीं ले पा रहे हो। अब आप देखिए इनमें से मैं अगर अपनी बीमारियां आपको गिराऊं, सिर दर्द मुझे रहता है, चक्कर मुझे आते हैं, कभी कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कभी स्वेटिंग एक्सेस में होती है, बट डजंट मीन कि मैं इन पर कंट्रोल नहीं करूंगी। सिर दर्द होता है, उसका अपना एक ट्रीटमेंट चलता है, उसी के साथ मुझे चक्कर आते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है, और ये भी एक कह सकते हैं एक पार्ट है मेरे डिप्रेशन का। मेरे साथ सबसे अच्छी चीज, मैं गुस्से में हर चीज निकाल देती हूँ, मैं हंस के हर चीज निकाल देती हूँ। मुझे कह देना है, मैं अंदर क्यों रखूं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, चाहे मेरा बुरा हो जाए? नहीं भाई, मैं अपना बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे दुनिया का फिर उसमें बुरा हो जाए। और यही हर व्यक्ति सोचे कि मेरा बुरा ना हो, तो डियर फिर हम एक तरीके से वही हम बदलेंगे वाली स्थिति कि मैंने अपनी बात रखना सीख लिया परिस्थितियों के अनुसार। अगर कहीं मुझे हंस के कहना है, हंस के कह दूं, कहीं मुझे लगता है नहीं यार यहाँ टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, तो वहां टेढ़े होकर कहना पड़ेगा। अब देखिए आज की परिस्थितियां जो हम लोग कहते हैं डिप्रेशन एंड सुसाइड, अभी आप पिछले जून से हम लोग एक केस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हम लोग की नजर में दैट फेलो सुशांत सिंह राजपूत, वन ऑफ द वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छे इंसान थे, सक्सेसफुल व्यक्ति थे, इतने बंगले थे, इतने करोड़ का बैंक बैलेंस था, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। वो कहा जा रहा है कि वो बंदा डिप्रेस था। इस थ्योरी को ऐसे सोचो, जो इंसान बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छी रैंक थी उसकी आईआईटी में, मैकेनिकल इंजीनियर था, बहुत अच्छे ख्वाब थे, उस बंदे ने सुसाइड कमिट किया। जो थियरी कहती है, जो न्यूज कहती है। एक बार सोचकर देखो, एक इंसान जो आम घर से आ रहा था, बड़े बड़े ख्वाब लेकर आया था, बहुत जल्दी उसको सफलता मिली, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाया। उस व्यक्ति की मना स्थिति बदलती रही, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब आप चारों ओर हाथ पर फैलाते हैं तो आपको दिक्कत आती है। आपको कुछ मिला, आप उसे मेंटेन नहीं कर पाए। जो भैया ने कहा था कि भौतिक सफलता का ना मिलना, सफलता मिल तो गई, लेकिन मैंने ये तो जाना ही नहीं कि सफलता को मेंटेन कैसे करूं। और अगर सपोज मुझसे ये सफलता छिन भी जाए तो मुझे फिर कैसे अपने आप को मेंटेन करना है? अगर मैंने ये नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं हम अंत की तरफ चल देते हैं। और हम पता है क्या सोचते हैं, मर जाने से समस्याओं का हल हो जाएगा। अब देखिए जरा, वो एक व्यक्ति मरा, क्या मर जाने से समस्याओं का हल हो गया? हमारी जो बॉलीवुड है वो आज से नहीं ड्रग्स ले रही है, सदियों से ले रही है। क्या उसको एक, चलो वो भी छोड़ देते हैं, जो व्यक्ति मरा क्या उसको चैन से मर जाने दिया हमने? वो व्यक्ति अगर वो डिप्रेशन में उसने सुसाइड भी किया तो यही सोच के तो किया होगा कि लोग क्या कहेंगे, चलो मैं खत्म कर लेता हूँ, लोग भूल जाएंगे। अब लोग क्या कहेंगे? तो अगेन, जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि जिंदगी कुछ नहीं है, तो सोच कर देखिए जिंदगी बहुत कुछ है। एक छोटा सा उतार,
आपकी जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कोशिश करिए, जीवन को अंत का अंत कर लेना समस्याओं का अंत नहीं है। आपके पीछे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। अब चलते हैं कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं में डिप्रेशन के जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं। ये लड़के और लड़कियों की हम लोग बात कर लेते हैं, महिला और पुरुष अच्छे शब्दों में हमने लिया, आम भाषा में हम कह देते हैं लड़के और लड़कियां। जो कहते हैं कि हम लोग मेल्स में थोड़ा सा डिप्रेशन कम है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। अब उसकी एक वजह आपको मैं बताऊं, हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुषों को अपनी हर बात रखने की आजादी है। महिलाएं, लड़कियां कुछ सीमाओं में बांध के रखी जाती, वो बेचारी अपनी बात कह ही नहीं पाती। इसलिए अभी आप देखिए, अगेन सर्वे कहता है कि डिप्रेस्ड मेल फीमेल से कम है। वो अपने आप में कम निराशा देखते हैं, अपने आप को कम आंकना नहीं सोचते, वो चाहते हैं मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो पुरुषों में ही ज्यादा है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी उन पर ज्यादा हो जाती हैं। उनको परिवार चलाना है, उनको समाज भी चलाना है, उनको जवाबदेही है जो हमारा समाज कहता है, और उसी की वजह से टायर्ड है, 9 से 5 की नौकरी ऑफिस में है, फिर उसके बाद की तैयारी है, जिसकी वजह बॉस ने उनको डांटा, उन्होंने घर पे आके डांट दिया, टेंशन में नींद ही नहीं आ रही है, बॉस बहुत खराब है, सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरा मन नहीं लगता काम करने। बट अगेन वन थिंग इज गुड कि मेल्स अपनी बात रख देते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, मेल फिजिकली भी हर्ट करने लगता है, असॉल्ट मतलब मारपीट पे आ जाता है। जबकि अगर फीमेल्स को देखें, वो कुछ चीजों के लिए परमिटेड नहीं होती। तो अगेन जो फीमेल्स में हम बात करें, वो गुस्सा होंगे, मारपीट करेंगे, कई बार लापरवाह हो जाएंगे और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को बांट ले रहे हैं, इसलिए उनमें थोड़ा सा कम होता है। फीमेल्स की तरफ अगर हम मूव करें तो फीमेल्स में ज्यादा है। वो लड़कियां अपने घर भी दबाव में रही, वो लड़कियां अपनी ससुराल में आकर भी दबाव में रही, और जो कि हमारा समाज ही एक पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को हर जगह कम आका, जिसकी वजह से एक तो ये तो हुआ उनका मेंटल, फिर फिजिकल इश्यूज भी हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल होना, वो भी उनमें एक प्रॉब्लम करता है। और उस कंडीशन में वो लोग कई बार बहुत ज्यादा खाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा सोते हैं। और आप देखिए, जो महिलाएं, अगेन मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं अपने आप को घर में सिर्फ एक घर का सदस्य जिसका काम खाना बनाना, बच्चे पालना, घर की केयर करना, जो इन 3 कामों तक अपने आप को समेट लेती हैं, उनमें आप देखिए वजन बढ़ा हुआ मिलेगा। कोई अच्छी बात नहीं करेंगी, अच्छी बात इन द सेंस उनका एक ही काम होगा, बहन तेरे यहाँ क्या था, तेरी सास कैसी, तेरा पति कैसा, तेरा परिवार कैसा। कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन उनके अंदर नहीं होगा। तो ठीक है, कुछ चीजें नेचुरल हैं, जैसे माहवारी का होना, या उससे मतलब कुछ लोगों में बहुत जल्दी बंद हो जाता है, कुछ लोगों में बहुत होता है। तो ये तो चलिए फिजिकल इश्यूज हैं, शायद हम और आप उतना ना भी समझ पाए, लेकिन मानसिक रूप से एक जागृत महिला हो, एक पढ़ी लिखी महिला हो, सिर्फ खाना बनाना, 2-3 वक्त का खाना बनाकर दे देना, बच्चे को उल्टा सीधा तैयार करके भेज देना, किसी चीज में रुचि ना लेना, समाज के किसी कार्य में रुचि ना लेना, हर चीज में बुराई ढूंढना, यह आपके अंदर एक नकारात्मकता लाता है। और जब आप हर समय शिकायतें करते हो, तो भाई किसी का बुरा नहीं हो रहा है, आपका बुरा हो रहा है। आप शिकायतों का एक बंडल बनते चले जा रहे हो, समाधान तो नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप कट जाएंगे, जिसको लोग कहते हैं ओवरवेट हो गए।
ये महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा समस्या होती है। ओवरवेट वही घर में है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो हम बैठ के खाना खाएंगे? अरे हमारे घर में 100 काम होते हैं, अगर हम उनको भी मन से करेंगे ना तो खाली नहीं बैठेंगे, तो भी हमारा दिमाग चलेगा, शरीर चलेगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे। अब आते हैं जो हमारी वाली जो बालक बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन वही उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि बिहेवियर, उन्होंने जो व्यवहार देखा वो व्यवहार उन्होंने आगे कर लिया। जो स्टार्टिंग में बात की थी कि बच्चों पे हम प्रेशर बना देते हैं, नहीं खेलना बाद में, पहले होमवर्क करना है, कंडीशन है। आप होमवर्क कर लोगे तो खेलने जाओगे। अरे खेलने जाने दो भाई, जितनी देर आप उसे रोक के रखोगे वो होमवर्क नहीं करेगा, वो टेंशन में बैठा रहेगा, उल्टा सीधा करेगा, मन लगा के नहीं करेगा। तो भाई उसका खेलने का मन है, भाई तू खेला 4-6 दिन 10 दिन जितना खेलना है खेल ले। लेकिन बच्चे को भी लगेगा यार पढ़ लो, गुरुजी मारेंगे, माताजी मारेंगे, फेल हो जाएंगे। ये बच्चे को खुद से एहसास होने दो। तो प्रेशर मत बनाइए बच्चों पर, कंपैरिजन मत कीजिए बच्चों का। और जब ये कंपैरिजन, ये प्रेशर बनता है, बच्चा कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता। और वही कारण है कि हमारे बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। आज आप देखिए 13 मतलब 10वीं करता है बच्चा, 11वीं से कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी संख्या सिगरेट की लत में आ गई। उसको लगता है सिगरेट पीने से समस्याओं का अंत हो जाता है, वो ड्रग्स लेना शुरू करता है। जितनी देर वो उसमें रहेगा नशे में, उसको कुछ भी पता नहीं। और फिर धीरे धीरे ये चीज उनमें सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट कर दी है। बच्चों में जो हम डाल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रेशर मत बनाइए, उनके मार्गदर्शक बनिए, हिटलर मत बनिए उनके। एक ठीक है था, मतलब दंड जरूरी है, लेकिन दंड पता तो हो बच्चे को कि क्यों मिल रहा है, उसकी क्या कमी है। सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि वो उस दूसरे की वजह से नहीं कर पा, दूसरे जैसा नहीं कर पा रहा है, कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा आइंस्टीन बने ना बने, मेरा बच्चा इंसान बन जाए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बात हमने युवाओं की हम सभी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि जिसमें वायु है वो युवा है, तो बुजुर्गों में भी अवसाद है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम अपने पेरेंट्स को कहना शुरू कर देते हैं, अब आप बुढ़ा गए हो, एक तरफ बैठे, उनको हम कोना दे देते हैं, हम उनकी राय लेना बंद कर देते हैं। उनकी राय नहीं लोगे तो कैसे चलोगे? उनका हो सकता है वो आज के समय की ना हो, वो टेक्निकली एडवांस ना हो, लेकिन अनुभव है उनके पास। ऐसे मानिए हमारे पास तकनीकी है, तो उनके पास उस तकनीकी को इस्तेमाल करने का तरीका है। वो हमें बताएंगे कि बेटे यहाँ पे ऐसे करना है, वहां पे ऐसे करना है। तो अपडेटेड नॉलेज हमारी और एक्सपीरियंस उनका, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारा जीवन ही कुछ और होगा। अब देखिए ना, हम लोग गुरुजी कब लिख गए थे, हम उन चीजों को आज भी अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। युवा पीढ़ी आज भी गुरुजी की लिखी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम बुजुर्गों को एक कोना दिखा देते हैं, जब हम बुजुर्गों की शारीरिक समस्याओं को नहीं समझते, कमजोर हो रहे हैं, नहीं ठीक से सुनाई देता होगा, नहीं ठीक से चल पा रहे होंगे, खाना नहीं खा पा रहे होंगे, हम आप क्या पिताजी या आप क्या माताजी, नहीं भाई, उनको सुनो, उनको देखो, उनके अनुभव को सुनो। उनको बहुत अच्छा लगता है अपनी पुरानी बातें कहना। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बुजुर्ग बीमार नहीं होते फिर भी कहते हैं हम बीमार हैं, हमको दिखा लाओ, तो दिखा लाओ। मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। डॉक्टर भले ही एक मीठी गोली दे देगा, लेकिन उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैं डॉक्टर को दिखाया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, खुश रहना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक स्पेसिफिक अगर हम रीजंस की बात करें तो हमारा अकेलापन, मुझे जो महसूस होता है, हमारा अकेलापन सबसे बड़ी जड़ है डिप्रेस हो जाने का। अब अकेलापन कई तरह से है, आप लोगों के बीच में होकर भी अकेले हैं और अकेले हैं।
मैं उसे अकेलापन मानती हूँ जब आप लोगों के बीच में होकर भी अकेली हो जाए। वहां हम कहते हैं ना एक लाइन, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, कहने को बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी हूँ, तो वाकई में आप अकेले हो। आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता। अगेन, सोशल सपोर्ट आपको तब नहीं मिलेगा जब आपने नहीं दिया होगा, आपने समाज में अपनी व्यवस्थाएं नहीं बनाई। दूसरा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, वित्तीय, अर्थ तथा पैसे की कमी। नो डाउट, इतना हमारे पास होना चाहिए, वही चीज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है, सिर्फ चिंता नहीं करनी है। कुछ कुछ तनावपूर्ण अनुभव हर एक के जीवन में होते हैं, अच्छे बुरे। बुरे जो भी खराब हुआ आपके जीवन में, उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि वो एक तनाव जीवन में आया और हमारी जिंदगी खत्म हो गई। तनाव ऐसे लेना चाहिए कि हम इससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे, मैं क्यों नहीं पार पा सकता। दूसरा, हमारे हमारे रिश्तों में खटास का होना। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, अनुभव करिए, हम शादीशुदा हैं लोग, मैरिड हैं लोग, लेकिन हैप्पीली मैरिड कितने हैं? हम एक दूसरे से क्या वाकई में बातें कर पा रहे हैं? क्या हम वाकई में एक दूसरे के साथ खुश हैं? हम मतलब एक समय के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं, और वो भी बेकार की, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खराबी हो जाना। माता पिता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, भाई बहनों का आपस में, पति पत्नी का आपस में, दोस्तों का आपस में। दूसरा, आपका खराब बचपन। खराब बचपन तो हमारे आपके हाथ में। कुछ नो डाउट परिस्थितियां होती हैं भाई, हम नहीं, हम चाह कर भी नहीं दे पाए, लेकिन भावनात्मक तो हम सभी को दे सकते हैं। बच्चे को हीन भावना का शिकार नहीं बनाना है, और बचपन भी हम और आपसे ही खराब होता है। दूसरी चीजें, शराब या और नशीली चीजें, ड्रग्स एंड ऑल। बेरोजगारी, उसे हम मतलब मैं बेरोजगारी नहीं मानती, लोगों ने बेरोजगारी का नाम दिया कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं बेरोजगार हूँ। बहुत सारा रोजगार है आज की डेट में, तो आप सड़क पर कोई सामान लेकर बेचने खड़े हो जाइए, कम से कम आप एक वक्त की रोटी तो कमा ही लेंगे। कुछ ना कुछ तो आपको करना है, तो बेरोजगारी नहीं। तीसरा, हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज, वर्क प्रेशर। जैसे 24/7 हम वर्क प्रेशर में रहते हैं, कोशिश करिए उस वर्क प्रेशर में भी अपने लिए कुछ अच्छा निकालिए। प्रेशर है भाई, लोग पैसा पा रहे हैं तो बेटा, तो भाई घर बैठे की तो कोई पैसा देगा नहीं। अब आप उस प्रेशर को कैसे लेना चाहते हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए, दवाइयों पे अगर हम जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम दवाइयों भर के होके रह जाएंगे। पहली चीज, आप कोशिश करिए कि जो चीजें आपके जीवन में नहीं बदल सकती, उन पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये चीज नहीं बदल रही है, मैं अपने आप को ही बदल लूं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में, आप चाहें तो आप बदल नहीं सकते। जो नहीं समझ में आ रहा है हटा दो, जो नहीं बदल सकता उस पर ध्यान ही मत दो। वही चीज है, अपने मन की करो, छोटी सी जिंदगी है, पर अपने मन की करने में ये मत करना कि दूसरे को परेशानी कर दो। जो चीज नहीं हो सकती, कोशिश करो, कोशिश करने के बाद नहीं होता, छोड़ दो, समय अपने आप उस चीज को कर देगा। मैं दिन भर अगर सोचूं कि नहीं जी मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है, नो डाउट जिंदगी नरक हो गई है, लेकिन सोचने से नहीं होगा। लैपटॉप खोलो, ऑन कर दो, कॉल आएगी, शुरू हो जाएगी अपना। तो ठीक है, लाइफ है, ऐसे ही जीना है। रीजन जानो, आखिर परेशानी क्या है जीवन में। आपके जीवन से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। आपको लगता है कुछ है तो उस पे बजाय उस पे एक्शन लो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे डॉक्टरी ट्रीटमेंट चाहिए, मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट लूं। मैं अकेलेपन से परेशान हूं, मैं अपने जैसे हम लोग रह रहे हैं छोटे छोटे बंद माचिस के डिब्बों में, माँ बाप दूर रह रहे हैं, परिवार दूर रह रहे हैं, समाज नहीं,
आपको कहीं कोई पार्क में बैठ जाइए, बच्चों को खेलता हुआ देखिए। मतलब आप वजह जानिए और उस वजह पे काम करिए। आपको मेडिकल एड चाहिए, डॉक्टर से मिलिए। आपको इमोशनल एड चाहिए, अपने परिवार से बात करिए। आपको मेंटल प्रॉब्लम आ रही है काम वगैरह को लेकर, अपने दोस्तों से बात करिए, जो आपके वर्क प्लेस पे दोस्त हैं। अच्छा, कल किसने देखा है, एक मूवी आप सभी ने देखी होगी, कल हो ना हो, क्या भरोसा है। गुरुजी कहते हैं कि सुबह उठ जाए तो एक नई जिंदगी होती है, तो उस नई जिंदगी को जियो। आप जो हम लोग जो एक होता है नियम, जो आत्मबोध और तत्वबोध आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। सुबह सोचो ये काम करने हैं, शाम को सोचो, एनालाइज करो क्या क्या कर लिया, नहीं किया, नो इश्यूज, अगले दिन की प्लानिंग में आएगा। भाई कल किसी ने नहीं देखा, मैं कल के लिए अपना आज खराब कर लूं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं आप लोग को हंसी आएगी, वैसे मुझे मतलब मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, लेकिन कई बार जब मेरा मन करता है मुझे रात के 12 बजे कुछ खाना है, और खाना है, जग भी रह जा कुछ खाना है, तो भाई मैं उस समय उस चीज को मैनेज करती हूँ, क्योंकि पता नहीं अगले दिन मैं ना तो रह जाएगा। आज तो जी लूं, कल के लिए क्यों उस चीज को छोड़ दूं। तो आज में जियो, कल है ही नहीं। बीता हुआ कल आपको आज के बारे में बताकर जा रहा है। वही आत्मबोध और तत्वबोध। मैंने दिन भर सोचा, काम की, सुबह प्लानिंग की थी, दिन भर एग्जीक्यूट किया, कोई एक चीज रह गई, कल अगर जिंदा रहे, कल अगर उठ गए तो कर लेंगे, नहीं कर पाए तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम बेसिकली आपको मजबूत बना रही है, अगर आप सोच कर देखें तो लेकर आती है। सिर्फ सोचना है कि उसका समाधान मानसिक है, भावनात्मक है, या हमारा वैज्ञानिक है, या कोई भी समाधान हो सकता है। वो आपको सोचना है और लड़ाई से लड़ना है, पीछे कदम नहीं हटाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, तसल्ली तो होगी कि मैंने लड़ाई लड़ी, बिना लड़े क्यों हार मान लूं। तो हमें लड़ना है। अच्छा, वही जैसे गाना सुनना बेसिकली म्यूजिक एक थेरेपी होती है। आप गाना सुनते हैं, कई बार आप महसूस करिए आप उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं। आपने गुनगुनाना शुरू किया, आप सारी चीजें भूल जाते हैं। तो पर्पस वही है, अपने आप को आप बिजी रखो। अर्लियर आई टोल्ड यू, भावनाओं को निकालो, गुस्सा है तो निकालो, प्रेम है तो निकालो। अब ये आपको तय करना है, आप अपने गुस्से को शब्दों से निकालते हो, या आंखों से निकालते हो, या लिख कर निकालते हो। जैसे गुरुजी कहते हैं ना मंत्र लेखन करो। मंत्र लेखन क्या है, वो जब आप बहुत टेंस्ड हैं, आप बहुत बहुत अपसेट हैं, किताब उठाइए गुरुजी की कोई भी, पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको समाधान मिलेगा वहां पे। आप जैसे कोई नहीं मिल रहा, चलिए आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, आपको लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब, मैं किताब और पढ़ने लगूं, मत पढ़िए। हर व्यक्ति के घर में एक छोटा सा मंदिर होगा, नहीं भी है तो कहीं आपने भगवान जी के कैलेंडर टांगा होगा, जहाँ आप अपनी धूप बत्ती जलाकर घुमा कर आते होंगे। वहां 2 मिनट जाकर बैठ जाइए, शिकायत करिए, क्या कर दिया भगवान जी आपने, है मैंने ऐसे तो नहीं सोचा था, आप पता नहीं क्या करते रहते हो। तो निकालो भावनाएं। व्यक्ति नहीं मिल रहा है, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, लिख कर निकाल दो। कोई नहीं मिल रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हो, आप आंसुओं से निकाल दो, लेकिन व्यक्त करो। आंसू भी नहीं, आप नहीं चाहते कि आप रोकर कमजोर दिखाएं, आप गुस्से में निकाल दो, लेकिन निकाल दो, अंदर मत रखो। लोग कहते हैं कि गुस्से में नहीं बोलना, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा खुशी में नहीं बोलना चाहिए, नो डाउट, लेकिन निकालने का तरीका आना चाहिए। अपनी बात रखो, और आपके जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो आपके बुरे से बुरे गुस्से को भी बर्दाश्त करे। अब वो जरूरी नहीं है आपके माता पिता होंगे, जरूरी नहीं है आपके पति या पत्नी होंगे, या आपके बच्चे होंगे, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि रक्त संबंध वाला व्यक्ति चाहिए,
आप उसके लिए सामाजिक व्यक्ति भी हो सकता है, उसके लिए आप खुद भी हो सकते हो, लेकिन खुद में सुसाइड नहीं है, पेन पेंसिल है, डायरी लेखन है, डायरी लिखिए, आपकी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कभी भी किसी ऐसी चीज में मत पड़िए जैसे वही ड्रग्स एंड ऑल, क्योंकि ये आपके सोचने समझने की शक्ति खराब कर देगा। धीरे धीरे आप शुरू करते हैं, फिर इसके आदी हो जाते हैं, फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो ड्रग्स, शराब, सिगरेट, इन सब में मत जाइए। नशा करना है तो काम का करें, कोई भी काम, सामाजिक, धार्मिक, कोई भी करिए। गुरु जी ने वैसे बहुत अच्छी चीज सिखाई, योग प्राणायाम। योग जब आप खुद को 1 घंटा देंगे तो विचार तो कर ही चुके होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उस दौरान में आपको टेंशन नहीं होता, आपका स्ट्रेस नहीं होता, आप योग प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि तेज होती है, आप फिजिकली फिट होते हैं, आप चीजों को सही दिशा में सोच सकते हैं। दूसरा, आपको हंसना आना चाहिए। अभिव्यक्ति सिर्फ हर बात में खुशी ढूंढो, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ उसमें भी कुछ तो अच्छा होगा, वो खराब चीज मुझे कुछ तो नया देकर गई होगी, वो क्रिटिसिज्म जिसने मेरा किया उसको मैं सकारात्मक रूप में लूं और मैं खुद पर हंसूं, मैं कुछ सोच, मैं पुरानी बातों को याद करके, हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक अच्छा फेज होता है, मैं उस अच्छी बात को सोचकर खुश हो जाऊं, छोटी छोटी बातों खुलकर हंसूं। अरे मुंह फाड़ के हंस रहे हैं, असभ्यता नहीं है, ये खुशी है मेरी। तो हंसने की कोशिश, जो हमारे जो एक योग भी है हंसने वाला, एक बार आप ऐसे ही हंसना शुरू करिए, फिर आप लगातार हंसते जाते हैं। समय हो गया भाई। जी दीदी, आपका सेशन जो है ये बहुत अच्छा जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि इसको अभी बंद किया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का रहता है आधा घंटा का, लेकिन अभी हाँ 7 ठीक मिनट है, ही बचे। ठीक ठीक है भाई, तो 7 मिनट ठीक बचे है, हैं, मैं तो इसको जो लोग करती भी हूँ। अपना, हाँ, जो लोग भी अपना प्रश्न पूछना चाहें जी 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 पूछ जी, सकते हैं। जी, विपिन जी का प्रश्न है, प्रणाम दीदी, यदि तनाव और महसूस, डिप्रेशन का कारण अन्य व्यक्ति हो या लंबे समय से अदालती मुकदमे में, 1 मिनट, लंबे समय से अदालती मुकदमे में फंसने कारण तनाव डिप्रेशन होता है, तो ऐसे व्यक्ति इस तनाव डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, इसका क्या समाधान है? देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा तो नहीं है, आप सामने वाले को नहीं समझा सकते, खुद को समझाइए। अब मैं मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अदालती है ना, मैंने भी महसूस किया है, फेस किया है। और सोचिए जब एक महिला अदालत जाती है तो उसे कैसा महसूस होता होगा, लेकिन मैंने उसको लिया। ये भी मेरे, जब मैं ऊपर जाऊंगी तो ऊपर वाला कहेगा ठीक है बेटा, सब कुछ सीख कर आए हो, दोबारा नीचे जाने की जरूरत नहीं, जीवन का हिस्सा है। और सामने वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मत बनाइए। अदालती मुकदमों का निर्णय जब आना होगा आएगा, वो जीवन का एक हिस्सा है। उस मुकदमे का निर्णय आपके हाथ में नहीं है, वही छोड़, आपका प्रयास है वहां जाना, आपकी आवाज लगाई जाएगी, आप सुनकर आइए। वकील का काम है अपना काम करना। हाँ, अगर कहीं ऐसा है कि आप सामंजस्य कर सकते हैं, आप बातचीत के द्वारा हल निकाल सकते हैं, तो उस मुकदमे से मुक्ति पा लीजिए। वैसे आज की परिस्थिति में ऐसा होता नहीं है, उसका परिणाम जब आएगा तब आएगा, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, वही एडजस्टमेंट भैया हमारा होगा। किसी भी चीज को, हर एक के जीवन में देखिए, अदालत, भगवान की अदालत से ज्यादा बड़ी कोई अदालत नहीं है। यहाँ की अदालत में हो सकता है हम हार जाएं, लेकिन वहां की अदालत में तो हमारा न्याय सही तरीके से किया जाएगा। रह गया दूसरा व्यक्ति, वो दूसरे व्यक्ति को आपने इंपॉर्टेंस दी है कि वो आपके जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। अगर मैं सामने वाले को हस्तक्षेप करने की परमिशन ना दूं, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन में आके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप तब तक बेवकूफ बनिए जब तक आपका मन है, और जब आपको लगे पानी सिर से ऊपर जा रहा है, आप बोलिए। आपके जीवन में व्यक्ति दूसरा इसलिए अवसाद का या तनाव का कारण है क्योंकि आपने पलटकर उस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति को उसकी सीमाएं नहीं बताई। तो उसे उसकी सीमाएं बताइए भैया, बजाय इसके कि सामने वाला मुझसे कहीं चला जा रहा है। और वही निकालना सीखिए, सामने वाले ने कहा कैसे,
मैं सोचूं तो एक बार मुझसे कुछ छूटा, और अगर मुझसे नहीं छूटा है तो भाई उधार नहीं। यहाँ बाबूजी कहेंगे कि ये तो थोड़ा सा उग्र स्वभाव है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। आप ऐसा मत ढोल मत बनिए कि कोई भी आके आपको बजा के चला जाए। और बाहर वाला को, अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में हमें बात थोड़े से अलग माहौल में रखनी है। बाहर वाले को समझा देना है इस सीमा के बाद आपको परमिशन नहीं है, तो ये आप मैनेज करोगे भाई। और लंबे समय के मुकदमे, वही भाई कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए। जमीन जायदाद ताउम्र चलते हैं, चलने दीजिए। हाँ, मॉनिटरी लॉस होता है कि हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो हम कमाएंगे भी। आप बहुत ज्यादा दूसरे को, मेरा जो मानना है, महत्व मत दीजिए, स्वयं के महत्व पे कार्य करिए। बाकी बाबूजी बताएंगे कि कैसे हम दूसरे व्यक्ति की सीमाएं निर्धारित करें। जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। सब्जेक्ट अच्छा है और सरल भाषा में आप बता रही तो अच्छा लगा, और जो युवाओं के लिए मिल रहा है मार्गदर्शन। आज की कक्षा में एक जो उदाहरण दिया गया वो अभी ऑब्जेक्शनेबल है। आम पब्लिक में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया गया, तो क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रहस्यमयी मौत कहा है और तभी इस पर पूरे ग्लोबल स्तर पर यह डिस्प्यूटेड हो गया, क्योंकि वो योगा भी करते थे, डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते थे। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स की बात इसमें नहीं है। तो जब तक से ये सही नहीं हो जाए तो इंडिविजुअल्स का उदाहरण हमें नहीं लेना है। तो ये एक आम प्रश्न है कि कोई भी युवा या कोई भी बड़े बड़े कहीं कहीं राष्ट्राध्यक्ष भी सुसाइड कर लेते हैं, या बड़े बड़े उच्च पदों पर भी रहने वाले, और कितने हैं घरों में दुश्मन के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी करते हैं। तो ढेर सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन इसमें रह जाएंगे बात कि ये जो वहाँ जहाँ भी यदि सचमुच में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता हो या डिप्रेशन में जाता हो, तो इसके मूल कारण में आता है कि उसका जो विज्ञानमय कोश है, ये सब कॉन्शसनेस के लेयर्स हैं। तो कहीं न कहीं पर निगेशन के भाव उसके भीतर आए हैं, और सारी इच्छाएं, भावनाएं, क्रियाएं हमारे अंतरात्मा से। तो इन दिनों चिकित्सक चाहिए, अंतःकरण का चिकित्सक चाहिए, और वैसे समाज में कम है। इसलिए डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है पूरे ग्लोबल स्तर पर बढ़ रही है, क्योंकि उसके सही रेमेडीज देने वाले सही क्लू रूट तक पहुंचने वाले नहीं मिल पा रहे हैं, और पेशेंट के साथ वो क्लोज रिलेशन नहीं बन पा रहा है कि ओपन होकर खुले, जैसे आप बोलने कि हमें बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए परिवार के मेंबर्स के साथ में। तो जिस घर में जो नए जनरेशन है उनके बेस्ट फ्रेंड घर के ही मेंबर्स मिल जाते हैं, मम्मी पापा और जो भी उनके फ्रेंड्स, तो समझिए को भाग्यशाली है। तो ये रह गई बात कि हमें खुलेगा तभी बात आती है। कहीं न कहीं पर कोई नोड है, कोई गांठ है जहाँ पर कि वो ओपन नहीं हो पा रहा है खुलने, और वो जा करके उसमें तरह तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर करना। तो हिम्मत टूटना सबसे बड़ा काम होता है कि हिम्मत टूटा। हम सब भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, बेरोजगारी से गुजरे हैं, और इतना स्ट्रगल किया है लाइफ में कि कहीं कहीं मैंने हद से ज़्यादा, और तब जा कर के अचीवमेंट्स आई है। तो हमें एक बात लग रही है कि आज की भाषा में कि आदमी को ईगोइस्टिक होना चाहिए। ईगोइस्टिक, ईगो हमेशा खराब नहीं होता है। यदि हम ईगो को अपना स्वाभिमान में बदल दें तो वो आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। सारा संसार भी उसको निकाल कर कचरे में फेंक दे, ये कर दे, सब कुछ, पूरे विश्व का भी पहाड़ गिर जाए उस पर, लेकिन जो व्यक्ति स्वाभिमानी बन जाता है वो अकेले सरवाइव करके जीकर दिखा देगा। ये स्वाभिमान है उत्पन्न जो करना है अपने वाला। ईगो का सही अर्थ स्वाभिमान होता है, और उसको हम लोग पदार्थवादी चिंतन से जोड़ करके अहंकार के रूप में बदल दें तो वो निगेशन के रूप में आता है कि वो टूटेगा, कहीं ना कहीं कोई टूटेगा। लेकिन हम यदि आत्मा में अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, समझ शक्तियों से युक्त हूँ, ये वाला ईगो यदि आ जाता है तो अकेला आदमी एक तिनके स्तर का व्यक्ति ग्रास रूट का हो, पूरे विश्व में चमक करके सूर्य की तरह दिखा सकता है।
तो हमने उसको फॉलो किया है लाइफ में, और वो अपना स्वाभिमान, ये है राम स्वाभिमानी है, श्याम स्वाभिमानी है। तो यदि हम ईगो का रूपांतरण कर सकते हैं स्वाभिमान में, तो एकदम उसको कोई भी ताकत नहीं हट सकती। उसका बेस्ट फ्रेंड अपना ईमान और भगवान होता है, और वो बिल्कुल ही जी करके दिखा देगा शानदार तरीके से। अब देखिए, पिछले वाले वेदांत दर्शन में बातें चल रही थी कि यहाँ पर राजा जानश्रुति, इतने बड़े राजा, धर्म प्रेमी, उनके नाम से पूरा विश्व में उनके नाम से जयकारी भी बोल रहा है। लेकिन जहां भी उसके सुना कि हमसे भी कोई ज्ञानी व्यक्ति है, और वो भी बेचारा बैलगाड़ी के नीचे पड़ा हुआ, खाज खुजलाने वाला, हद से ज्यादा ग्रास रूट का कोई पड़ा हुआ आदमी, उसके सामने जब जाता है वहां डिप्रेशन में बन करके जाता है। एक कहीं न कहीं पर अपने अहंकार का, पदार्थवादी अहंकार का एक लबादा ओढ़े हुए रहता है वो जानश्रुति, जो कि वेदांत दर्शन में एग्जाम्पल दिया गया है। और वहां पर गया तो उसको, जहाँ वो उसके सामने भिक्षु गया है, अरे शूद्र कह करके पुकारा है, अरे शूद्र कहा कि कहो शूद्र, ये तुम्हारे भीतर शुद्रता के, जबकि क्षत्रिय था और वो था इतना बड़ा राजा हो। इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में आने का उसका एकमात्र कारण था कि उन्होंने कभी अपने ईगो को स्वाभिमान में नहीं बदला। तो ये स्वाभिमानी थे, और उसके सामने देखिए अपनी कन्या को भी दिया, सारा संपत्ति भी दे दिया। तो हमें इसका उस वाले ईयर ज्ञान जाना चाहिए, और पंचकोशों में अपने पांचों बॉडीज के यदि हम रिफाइन करते हैं कॉन्शसनेस लेयर का, तो समझिए कि अपने भीतर वाला आत्मिक विकास होगा। और आत्म चेतना जैसे ही बढ़ती जाएगी तो वो कहीं से आदमी उछल कर कहीं पहुंच सकता है। ऐसा नहीं सोचे कि एक किरण क्या कर सकती। एक संगीत मिलता है कहीं पर, पता नहीं कितने बहादुर ने लिखा है, तो और युवाओं के लिए भी, और जो लोग भी प्रश्न किए हैं, तो दीदी आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने बहुत ही सिंपली तरीके से और आपने एक शोध बुद्धि तरीके से इसको रखा है। और कक्षा को हम लोग विराम देते हैं, तो अमन जी इसको समापन करें। धन्यवाद। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। आइए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।